छात्रों, आज अपन सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभों का अध्ययन करेंगे और उसमें सबसे पहले आता है किराए से मुक्त रहने के मकान अथवा रियायती दर पर रहने के लिए दिए गए मकान का मूल्यांकन। या तो मकान दिया जा सकता है एकदम फ्री में रहने के लिए या कंसेशनल रेट पर रियायती दर पर दिया जा सकता है। ये दो तरह का हो सकता है मकान सुसज्जित हो सकता है, फर्निश्ड, यानी जिसमें फर्नीचर की व्यवस्था हो, उसको कहते हैं फर्निश्ड। फर्नीचर में फर्नीचर सारा का सारा, सोफ़ा, बेड, एसी, ये सारी चीज़ें फर्नीचर में आती हैं। तो वेल फर्निश्ड भी हो सकता है और अनफर्निश्ड हो सकता है। अनफर्निश्ड, FURNISHED। तो मकान दो तरह का हो सकता है, सुसज्जित हो सकता है, असुसज्जित हो सकता है। और मकान किराए से एकदम फ्री दिया जा सकता है या रियायती दर पर दिया जा सकता है। तो इस संबंध में अगर मकान दिया जाता है नियोक्ता के द्वारा, तो मकान की सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए अपने को कर्मचारियों को दो वर्गों में बांटना पड़ेगा। अपने को देखना पड़ेगा कि कर्मचारी सरकारी है अथवा निजी क्षेत्र का कर्मचारी है। और सरकारी का मतलब राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का। और दूसरी कैटेगरी में आते हैं निजी क्षेत्र के, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, या जिसको कह सकते हैं अपन अन्य कर्मचारी। तो कर्मचारियों के दो तरह के ये वर्ग हो सकते हैं। इनके आधार पर मूल्यांकन करेंगे। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो उसको जो मकान दिया गया है किराए से मुक्त, उसका मूल्यांकन क्या हो, तो उसका मूल्यांकन करेंगे और फिर उसके कर्मचारी के वेतन शीर्षक की आय में शामिल करेंगे। मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहले अगर वो असुसज्जित मकान है, अनफर्निश्ड मकान है, तो उसका मूल्यांकन बहुत ही आसान है, उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। इसमें केवल ये देखना पड़ेगा आपको, या प्रश्न में दिया हुआ रहता है कि कर्मचारी को अगर ये मकान फ्री में नहीं दिया जाता तो सरकार के नियमानुसार कर्मचारी द्वारा क्या किराया वसूल किया जाता। जो वसूल किया जाता वो ही असल में उस सुविधा का मूल्य होगा। ये मूल्यांकन अपन ने किया अनफर्निश्ड हाउस का, असुसज्जित मकान का। और अगर मकान मान लो सुसज्जित है, वेल फर्निश्ड है, तो ऐसी स्थिति में जो अपन ने अभी मूल्यांकन किया है उस मूल्यांकन में जो फर्नीचर मकान में लगा हुआ है उसकी लागत का 10% जोड़ देंगे वार्षिक आधार पर। जो फर्नीचर लगा हुआ है, मान लो फर्नीचर लगा हुआ है उसके 50,000 का, तो 5,000 रुपये उसके और जोड़ दिए जाएंगे। फर्नीचर की लागत का 10% वार्षिक आधार पर होगा, तो ये जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये जोड़ने के बाद में जो राशि आएगी वो मकान की सुविधा का मूल्यांकन होगा और सरकारी कर्मचारी के संबंध में। इसमें एक बात ये भी ध्यान रखने योग्य है कि अगर कोई राशि कर्मचारी से वसूल कर ली गई है तो सबसे पहले अपन मकान का मूल्यांकन करेंगे, फर्निश्ड या अनफर्निश्ड के आधार पर उसका मूल्यांकन करेंगे। और मूल्यांकन में से जो राशि प्राप्त कर ली गई है वो राशि घटा दी जाती है। बची हुई राशि है वो कर्मचारी के लिए सुविधा का मूल्य माना जाता है। तो सरकारी कर्मचारी के संबंध में ये मूल्यांकन, मकान का मूल्यांकन करना बहुत आसान है। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। केवल ये देखना हुआ है कि अगर वो नियमानुसार फ्री नहीं दिया जाता तो सरकार कितना किराया उसका वसूल करती, वो उसका मूल्यांकन है। और फर्निश्ड और अनफर्निश्ड है तो फर्निश्ड के लिए 10% आप और जोड़ देंगे। और उसके बाद में ये देखेंगे कि अगर कर्मचारी से कोई राशि वसूल कर ली गई है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वसूल नहीं की जाए, थोड़ी बहुत राशि वसूल भी की जा सकती है, तो अगर वसूल कर ली गई है नियोक्ता के द्वारा
तो वो मकान का जो अपन ने मूल्यांकन किया है उसमें से घटा दिया जाएगा। शेष मकान की सुविधा का मूल्य होगा जो वेतन शीर्षक की आय में शामिल करेंगे। ये बात रही सरकारी कर्मचारी होने के संबंध में मकान का मूल्यांकन। दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर वो कर्मचारी निजी क्षेत्र का कर्मचारी है और निजी क्षेत्र का कर्मचारी है तो सबसे पहले अपन असुसज्जित मकान का मूल्यांकन करते हैं और फिर 10% उसी तरह से और जोड़ देते हैं लागत का। अगर सुसज्जित या वेल फर्निश्ड हाउस है तो सर्वप्रथम तो मूल्यांकन होगा असुसज्जित के हिसाब से, अनफर्निश्ड के हिसाब से, और वो कर्मचारी है निजी क्षेत्र का। निजी क्षेत्र का अगर कर्मचारी है और वो मकान दिया जाता है उसको, तो अपन मूल्यांकन करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आता है कि यदि मकान का मालिक नियोक्ता स्वयं है, अगर मकान का स्वामी नियोक्ता स्वयं है और उसने कर्मचारी को मकान रहने के लिए फ्री में दे दिया है, मकान के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नियोक्ता का ही हो, नियोक्ता किराए पर लेकर भी उस मकान की सुविधा कर्मचारी को दे सकता है। लेकिन अपन ये देख रहे हैं कि यदि वो मकान मालिक का या नियोक्ता का स्वयं का है तो ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र का कर्मचारी होने पर उसका मूल्यांकन क्या हो, उसमें पहला पॉइंट आता है कि यदि उस आवासीय मकान की सुविधा जिस एरिया में दी गई है, जिस जगह पर दी गई है, वहाँ की आबादी, उस नगर की आबादी 25 लाख से अधिक है, उस शहर की आबादी 25 लाख से अधिक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कर्मचारी ऐसे एरिया में रहता है जहां उसकी आबादी 25 लाख से अधिक है, तो उस सुविधा का मूल्य उस अवधि के लिए उसका जो देय वेतन है, आपको ये देखना पड़ेगा कि उस अवधि में कुल मिला के उसका देय वेतन कितना है और उस देय वेतन का 15% उस मकान की सुविधा का मूल्यांकन माना जाएगा। मकान के संबंध में जो वेतन देख रहे हैं, वेतन का 15%, वो वेतन उन्हीं दिनों का देखना है जिस अवधि के लिए मकान कर्मचारी के पास रहा है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कर्मचारी को पूरे 12 महीने के लिए मकान दिया गया हो सकता है कम अवधि के लिए भी मकान दिया गया हो। तो अगर कम अवधि के लिए दिया गया है तो कम अवधि या 10 महीने के लिए मान लो दिया गया है तो उसका 10 महीने का वेतन देखा जाएगा और फिर उसका 15% करेंगे। और अगर पूरे साल उसके पास में मकान रहता है या सुविधा दी गई है तो पूरे साल का वेतन उसका देखेंगे और उस वेतन को 15% से मल्टीप्लाई करके वो मकान की सुविधा का मूल्यांकन आ जाएगा। ये मूल्यांकन तब आ रहा है जब वो 25 लाख से अधिक आबादी के क्षेत्र में कर्मचारी रहता है। इसमें फिर दूसरा पॉइंट आता है, यदि आवासीय मकान की सुविधा ऐसे शहर में दी जाती है जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक है परंतु 25 लाख से अधिक नहीं है, 10 से अधिक है 25 से अधिक नहीं है, ऐसी दशा में वेतन का 10% होगा। लेकिन आपको हमेशा मकान की सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए वेतन का 15% या 10% या जितना भी कैलकुलेट करना है वो ये देखना पड़ेगा कि उसके पास मकान कितनी अवधि के लिए रहा है। जितनी अवधि के लिए मकान रहा है उतनी अवधि का वेतन की ही गणना अपन करेंगे। ये 2 पॉइंट हो गए कि एक तो 25 लाख से अधिक आबादी वाला हो सकता है जिसमें अपन ने वेतन का 15% किया, और या ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे एरिया में रह रहा है जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक है लेकिन 25 लाख से अधिक नहीं है तो वेतन का 10%। और एक तीसरी परिस्थिति हो सकती है कि 10 लाख या इससे कम आबादी के शहर में वो रहता है और वहाँ उसको सुविधा दी गई है, तो ऐसी परिस्थिति में वेतन का 7.5% होगा। वेतन का 7.5% जो आएगा वो मकान की सुविधा का मूल्य आएगा। तो 3 तरह की मकान की सुविधा के प्रतिशत हो गए हैं। पहली स्थिति में 25 लाख से अधिक है तो 15%, 10 से 25 के बीच में है तो 10%, और फिर उससे कम है, 10 लाख से कम है तो 7.5% मकान की सुविधा का मूल्यांकन अपन ने किया। ये आपने तब किया है जब मकान का मालिक नियोक्ता स्वयं है।
दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि वो मालिक नहीं हो। यदि नियोक्ता मकान का मालिक नहीं है तो वो या तो किराए पर या लीज पर लेकर कर्मचारी को मकान दे सकता है। तो इस तरह से अगर उसने मकान को किराए पर लेके या लीज पर लेके कर्मचारी को दिया है, लीज मानी होता पट्टा, LEASE, लीज पर लेके अगर कर्मचारी को दिया है, तो ऐसी स्थिति में मकान की सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए अपन देखेंगे कि उसने किराए के रूप में कितनी राशि दी है अथवा कर्मचारी के वेतन का 15%, दोनों में जो भी कम हो वो उस सुविधा का मूल्य माना जाएगा। तो अगर वो किराए पर लेके मकान देता है तो स्थिति यह आई कि नियोक्ता ने किराए के रूप में कितनी राशि दी अथवा कर्मचारी के वेतन का 15%, दोनों में जो भी कम है वो उस सुविधा का मूल्य माना जाएगा। ये बात हो गई। और ऐसी मकान की सुविधा के मूल्यांकन के बारे में आपको ज़रूर ये ध्यान रखना है कि किसी भी परिस्थिति में अगर कोई भी राशि कर्मचारी से नियोक्ता वसूल कर लेता है तो उसे घटा दिया जाएगा। बची हुई राशि ही असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य माना जाएगा। और उसके बाद में अगर ये मकान सुसज्जित है, जिसमें फर्नीचर लगा हुआ है, टेलीविज़न है, रेडियो, फ्रिज, सारी सुविधाएं दे रखी हैं, तो जो आप मूल्यांकन कर रहे हैं उसमें फर्नीचर की मूल लागत का 10% वार्षिक दर से और जोड़ देंगे। तो ये मकान की सुविधा के संबंध में अपन ने मूल्यांकन किया और मूल्यांकन में देखा सरकारी कर्मचारी है तो क्या मूल्यांकन हो, अगर गैर सरकारी कर्मचारी है तो क्या मूल्यांकन हो। और एक तीसरी स्थिति इस तरह की आ गई जिसमें मकान का मालिक नियोक्ता स्वयं नहीं है बल्कि वो किराए पर लेके कर्मचारी को मकान देता है, तो ऐसी स्थिति में उसका मूल्यांकन क्या हो, ये सारी बातें अपन ने देख ली। अब उसके बाद में एक अन्य बात ये भी आती है कि रहने के स्थान की सुविधा अन्य किसी प्रकार से भी दी जा सकती है। जैसे होटल में रहने का स्थान उपलब्ध करा दे नियोक्ता ने अगर मकान की सुविधा के रूप में उसको ये कह दिया कि कर्मचारी होटल में रह सकता है, तो ऐसी स्थिति में अपने को ये देखना पड़ेगा कि कर्मचारी का अगर स्थानांतरण होता है तो स्थानांतरण होके वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उस समय नियोक्ता होटल में रहने की सुविधा उसको दे सकता है और वो अधिकतम 15 दिन के लिए दी जा सकती है। और अगर 15 दिन के लिए देता है तो इस सुविधा का मूल्य कुछ नहीं होगा, यानी शून्य होगा। ये बात हुई होटल में रहने की, और वो तब हुई जब कर्मचारी का स्थानांतरण हो गया हो, और स्थानांतरण होने पर वो जो नए स्थान पर गया है वहाँ उसको होटल की सुविधा प्रदान की गई है, लेकिन वो अधिकतम 15 दिन के लिए ये। और फिर रहने के स्थान की सुविधा अन्य किसी दशा में नियोक्ता देता है कि ये मान लो कि स्थानांतरण भी नहीं हुआ है, फिर भी कर्मचारी को अन्य किसी परिस्थिति में होटल में रहने के लिए स्थान उपलब्ध करवाता है, तो उसका मूल्यांकन क्या हो। होटल में रहने की सुविधा नियोक्ता दे सकता है बिना स्थानांतरण के भी। अगर ऐसी सुविधा दी गई है तो अपन ये देखेंगे उस अवधि में उसके वेतन का 24%। तो पहली बात है उस अवधि का वेतन निकालेंगे। उस अवधि का मतलब जिस अवधि में या जिस अवधि के लिए रहने के लिए वो होटल की सुविधा दी गई है, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए, तो उस अवधि का वेतन निकालना है और उस वेतन का 24% करना है। अथवा नियोक्ता द्वारा होटल को दी गई राशि, या तो वेतन का 24% या नियोक्ता द्वारा होटल वाले को पेमेंट किया गया, इन दोनों में से जो भी राशि कम है वो सुविधा का मूल्य माना जाएगा। और अगर कोई राशि नियोक्ता ने कर्मचारी से वसूल कर ली है तो वो इसमें से घटा लेंगे और बची हुई राशि ही सुविधा का मूल्य माना जाएगा। ये रहने की सुविधा हो गई बिना स्थानांतरण के होटल में। और उसके बाद में एक परिस्थिति ये बनती है कि रिमोट एरिया में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि दूर दराज के एरिया में रहने का मकान उपलब्ध करवाने पर
जो शहर में नहीं है, वो दूर दराज के एरिया में है। ऐसी स्थिति में नियोक्ता ये सुविधा उपलब्ध करवाता है तो मूल्य शून्य होगा। इसका अपन ने पहले ही विस्तार से चर्चा कर ली थी। एक फिर स्थिति और आती है, स्थानांतरण की दशा में रहने के दो मकान हो सकते हैं कई बार, जहाँ कर्मचारी स्थानांतरण होके जाता है वहाँ पर और पूर्व स्थान पर, दोनों स्थानों पर नियोक्ता द्वारा मकान की सुविधा दी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में 90 दिन की अवधि के लिए अगर दोनों स्थानों पर उसको रहने की सुविधा दी गई है या मकान दिया गया है तो 90 दिन की अवधि का मतलब 3 महीने तक कम मूल्यांकन वाले एक मकान की सुविधा को ही अनुलाभ माना जाएगा। 90 दिन के लिए जिस मकान का मूल्यांकन कम आ रहा है वो ही सुविधा का मूल्य माना जाएगा। ये ध्यान में रखने की बात है। अब उसके बाद में बार बार वेतन शीर्षक में ये बात आती है कि वेतन का अपन ने 15% किया, वेतन का 10% किया, वेतन का 7.5% किया, वेतन का 24% किया। तो किस वेतन का, वेतन से क्या मतलब है? तो वेतन से मतलब इन्होंने ये बताया है कि वेतन का मतलब मूल वेतन है और महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन डियरनेस अलाउंस उसमें सामान्य रूप से नहीं जोड़े जाते, लेकिन अगर वो सेवा शर्तों के अनुसार मिलते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर वो सेवा शर्तों के अनुसार महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन मिलता है तो वो भी वेतन में जोड़ा जाएगा। लेकिन वेतन में तभी जोड़ेंगे जब वो सेवा शर्तों के अनुसार हो या उसके ऊपर सेवानिवृत्ति के लाभ मिलते हों। और फिर मकान की सुविधा के मूल्यांकन के लिए वेतन में अन्य चीज़ें भी जोड़ते हैं, जिसमें है कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान, वे भत्ते जिन पर कर नहीं लगता जैसे सवारी भत्ता, और फिर अनुलाभों का मूल्यांकन अपन ने किया उनका जोड़ करेंगे, और सेवा समाप्ति अथवा सेवानिवृत्ति अथवा वो ऐच्छिक छंटनी पर एक मुश्त अगर कोई राशि मिलती है तो ऐसे अन्य सारे भुगतान जो कर्मचारी को किए गए हैं वो वेतन में जोड़े जाते हैं। फिर नीचे एक स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि दूरस्थ स्थान किसको माने, और दूरस्थ स्थान उसको मानते हैं रिमोट एरिया जो किसी कस्बे से या शहर से कम 40 किलोमीटर से अधिक दूर हो और उसकी आबादी 20,000 से अधिक नहीं हो। यानी रिमोट एरिया का मतलब वो एरिया जो शहर से 40 किलोमीटर दूर हो और वहाँ की आबादी 20,000 से अधिक नहीं हो। तो इस तरह से ये इसका मूल्यांकन अपन करेंगे। मकान की सुविधा का मूल्यांकन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार थ्योरेटिकल रूप में अच्छे से और देख लें। थैंक यू।